नमस्ते, नमस्कार, नमस्कारम, वणक्कम। अपने जियो पॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ जियो पॉलिटिक्स टुडे एंड टुमारो, मैं डॉक्टर अजय कुमार झा। फ्रांस, अमेरिका और भारत, अब इसी विषय पर आज मुझे बात करना है। हमने अभी पिछला एपिसोड मेरा फ्रांस को लेकर के था। जो इमैनुअल जो मैक्रों साहब आए, इनके आने के पहले जो मैंने अभी अपना एपिसोड दिया था, अगर आपने उसे मिस किया तो ज़रूर देख लें। वो काफ़ी काम की बातें आपको वहाँ नज़र आएंगी। अब उन बातों पर आज मुझे बात नहीं करनी है। मुझे उसके आगे की बात करनी है कि जब वो 2 दिनों के दौरे पर आए, वो स्टेट गेस्ट के रूप में, स्टेट जो एक ऑनरेबल गेस्ट के तौर पर हमारे देश में आए रिपब्लिक डे में। हमारे यहाँ बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों को बुलाने की परंपरा इधर कई सालों से रही है। इसमें इनका आना इस बार हुआ। अब इनका आना हुआ, ये इम्पॉर्टेंट बात तो है ही, परंतु यहाँ एक बात जो आपको पता ही होगा, अगर आपने मेरा पिछला देखा होगा तो उसमें भी इस बात की चर्चा मैंने की थी, और वैसे भी आपको जानकारी होगी ही कि इस गणतंत्र दिवस पर जो बाइडेन को बुलाया गया था भारत की ओर से, लेकिन अब जो बाइडेन नहीं आए तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, परंतु जिस तरह से बैकडोर चैनल में इस तरह की बातों को अंदर ही अंदर रखा जाता है कि भाई हम आएंगे या नहीं आएंगे, तो उसे उजागर करके अमेरिका ने दुनिया को बताया था कि हमने अस्वीकार कर दिया, जिसने अच्छा मैसेज नहीं दिया। अगर आपको अस्वीकार करना था तो इसे एक बिल्कुल ओपन लेवल पर ला करके इसे कहने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु आपने करके ये बताना चाहा, खास करके कनाडा को और वेस्टर्न कंट्री को, कि निज्जर वाली जो घटना घटी है हम उससे आहत हैं, और वो घटना वो हमारे ऊपर आरोपित कर रहे हैं। ये तो एक दूसरी बात है। इसका कोई प्रबल प्रमाण नहीं है उनके पास, और जो कुछ भी प्रमाण अमेरिका की ओर से आया है उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं जिसको कि सीधे सीधे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और अगर वहाँ किसी तरह की कुछ बात अगर है भी, तो अगर उस तरह के एग्रीमेंट भारत की ओर से हुए नहीं हैं कि तो भी अमेरिका ने जिस तरह से चीज़ों को रखा है, उसने उसकी अपरिपक्वता को बताया है, या फिर आप उस कॉम्प्लेक्स को बताने की कोशिश की है कि हम एक सुपेरियर कंट्री हैं और हम अपने तरीके से आप पर नज़र बनाए रखेंगे और आपको रास्ता भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इससे तो काफ़ी कुछ डैमेज उन लोगों ने कर ही दिया था रिलेशनशिप। लेकिन उसी क्षण जब भारत ने फ्रांस के प्रेसिडेंट को यह आग्रह किया कि आप आ जाएं, समय तो बहुत कम था, 2 दिनों के अंदर ही उन्होंने अपनी स्वीकृति भी दे दी, और यह एक बहुत बड़ी बात थी। इसने इतना बड़ा मैसेज दिया है भारत के लोगों को ही नहीं, पूरा जियो पॉलिटिक्स के लेवल पर पूरी दुनिया को, कि फ्रांस और भारत की जो एकता है और उनके जो संबंध हैं वो एक अलग ही लेवल का है, अलग ही दर्जे का है। यह उन लोगों ने साफ साफ बता दिया, और यह सच भी है। चूँकि फ्रांस, अभी आपने देखा होगा कि वाई भारत मैटर्स, या इस तरह की जो एक किताब अभी इन्होंने जो जयशंकर साहब की आई थी, कि उसमें उन्होंने बताया है कि एक इंटरव्यू के क्रम में कि फ्रांस एक अकेला ऐसा देश है जो भारत को अगर रामायण की दृष्टि से देखें तो अगर भारत के लिए वो एक तरह से लक्ष्मण के रूप में बराबर खड़ा रहा है। आज़ादी के समय से आप देख लीजिए, किसी भी तरह का कोई विवाद मूल रूप में अगर आप देखें तो कभी भी भारत के साथ उनका हुआ नहीं। कुछ जगहों पर जो उनकी कॉलोनी थी, जो उनकी भी कॉलोनी काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, करीब करीब 300 सालों की उनकी भी कॉलोनी थी हमारे यहाँ पौंडीचेरी में, और कुछ एक जगह जो अभी केरल में है और एक तमिलनाडु में है। तो वो सब 2-3 जगह जो इनके अपने कॉलोनी थे जो काफ़ी लंबे समय से चल रहे थे, उसे इन्होंने भारत को आज़ादी के बाद हैंड ओवर कर दिया था 50s में।
तो यह सब तो हुआ ही, और उसके बावजूद और उसके अलावे भी अगर आप देखिए तो यूएनओ वगैरह में वो बराबर साथ रहे। तो खैर इन सब चीज़ों की चर्चा मैं पिछले एपिसोड में कर चुका हूँ, वहाँ मुझे यह चर्चा नहीं करनी है, उस विषय पर दोबारा आज बात नहीं करना है। बात ये करना है कि अभी जो इमैनुअल मैक्रों साहब आए, तो उससे क्या कुछ हुआ और दुनिया को क्या मैसेज गया, दो तीन बातों को समझना आवश्यक है। एक तो पहला मैसेज उन्होंने साफ साफ तौर पर दिया कि वेस्टर्न कंट्री में, एक बात और पहले और भी यह जान लेना आवश्यक है कि वेस्टर्न कंट्री में फ्रांस जो है वो एक अकेला ऐसा देश है जो जो यूरोपियन कंट्री के साथ तो होता है, चलता है, उनके साथ चलता है, लेकिन वो कदम से कदम मिला करके उनकी हर बातों को मानता चले, या अमेरिका की हर बात को मानता चले, जिस तरह से इंग्लैंड करता है। इंग्लैंड तो एक तरह से उसका पिछलग्गू की तरह ही रहा है वहाँ अमेरिका का, आज भी है। वहाँ सुनक प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन उनकी अपनी लाचारियाँ हैं, वो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो जो उनकी जो अपने स्टेट पॉलिसी जो सालों साल से दशकों से और चलते रहे हैं, उसके हिसाब से उन्हें चलने की उनकी अपनी मजबूरी है। तो वो अभी भी दिख रहा है कि जैसे एफटीए के कंटेक्स्ट में वो अभी तक कर नहीं पा रहे हैं, जो जेन्युइन एक्सपेक्टेशन भारत की है उससे वो उनकी कुछ परेशानियां हैं। तो उस विषय पर जब मैं बात करूंगा तो उस पर चर्चा करूंगा। वैसे एक बार मैं इस पर मैंने बात किया है, अगर आप उसे देखेंगे तो आपको वो भी पता चल जाएगा, मेरे पिछले एपिसोड्स में वो हैं। तो ये फ्रांस ने साफ साफ बता दिया है कि हम भारत के साथ खड़े हैं। और ये पहले भी जैसे राफेल हमने पिछली बार उनसे 36 राफेल लिया था एयरफोर्स के लिए, और अब हम लोग लेने वाले हैं अपने नेवल फोर्सेस के लिए। तो वो भी उन्होंने बताया कि हम डिफेंस के सेक्टर में भारत के साथ हैं। और जहाँ तक उतनी ही बात नहीं है, वो कुछ जो इस बार एग्रीमेंट्स हुए हैं उसमें इंजन के टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने की बात है। वो उन लोगों ने, फ्रांस ने साफ साफ कह दिया है कि हम पूरी इंजन टेक्नोलॉजी जो है वो भारत को 100% हैंड ओवर करेंगे, वो उन्हें ट्रांसफ़र कर देंगे, वो अपना करें, अपने तरीके से काम करें, उस पर हमारा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, वो किस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं। और जो भारत का जो भी ऐसा विमान होगा या जहाँ भी उन्हें लगाना होगा, तेजस हो या कुछ भी, जो कहीं और भी, जो अगर हमारे जो एमका वाले जो 5th जनरेशन, और अब 5th जनरेशन से आगे की बात तो आगे होगी, लेकिन अभी जो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की बातें हो रही हैं उसमें वो भारत लगा सकता है। यह सब हुआ। और उसके अलावा वो तो डिफेंस सेक्टर में उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी है और वो अब उस पर काम होगा। और एक स्पेस सेक्टर में तो काम हो ही रहा था। न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर, जो छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर जो भारत के साथ उनकी बातचीत चल रही थी, उसमें अब गति लाई जाएगी। और एक बात जो और इम्पॉर्टेंट उन्होंने कहा, बातचीत के क्रम में ही कहा, जब वो जयपुर में उतरे, आपने देखा ही होगा कि वो दिल्ली में नहीं, वो जयपुर में उतरे हैं। और ये बात भी इंटरेस्टिंग है इसलिए कि भारत ने खास करके मोदी जी के आने के बाद से, बल्कि इन्हीं के आने के बाद से यह प्रथा भी चल पड़ी कि बाहर से जब कोई बड़े ऐसे डिग्निटरी आते हैं तो दिल्ली में उनको वेलकम ना करके देश के अन्य जगहों पर उन्हें उसके लिए उतारा जाए, उन्हें वहाँ लैंड कराया जाए, और फिर वहाँ की कल्चर, वहाँ की चीज़ों को, या वहाँ के जो भी बातें हैं उससे उन्हें अवगत कराया जाए। वैसा ही अभी उनके साथ भी हुआ। वो जब जयपुर में उतरे तो जयपुर की जो पिंक सिटी के नाम से हम लोग जानते रहे हैं, पूरा दुनिया जानती है जयपुर को, तो वहाँ जिस तरह से वो मोदी जी के साथ घूमे, मोदी जी के साथ उन्होंने चाय की चुस्की लेते हुए यूपीआई से मोदी जी ने जो पेमेंट किया वह देखा, उसे बहुत सारी चीज़ें हुई। तो और वो उन्होंने एग्जीक्यूट करके दिखाया कि यूपीआई से हम कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, मनी ट्रांसफ़र कैसे होता है। छोटे से छोटे व्यापारी जो कार्य करने वाले इस तरह से वेंडर्स होते हैं, उन्हें भी हम लोग कितनी आसानी से पैसों का ट्रांसफ़र कर देते हैं, वह उन्होंने करके दिखाया। और इस पर तो पहले से ही भारत और फ्रांस के बीच बातें चल ही रही थी, लेकिन उसे एक अमली जामा अब मिलेगा, यह तो बिल्कुल तय हो गया। ये इसकी चर्चा खुद इमैनुअल मैक्रों ने राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने के वक्त, जब उनका स्वागत वहाँ किया गया था डिनर पर, रात्रि भोज में, तो ये उन्होंने बताया था कि जो चाय
वो कभी भूलेंगे नहीं, जो मोदी जी के साथ उन्होंने स्ट्रीट में चाय पिए और जिस तरह से ट्रांसफ़र किए यूपीआई के माध्यम से। तो ये वो जो सहजता दिख रही थी, यह सब चीज़ एकदम साफ एक मैसेज के तौर पर पूरी दुनिया को गया है कि किस तरह से भारत के साथ फ्रांस आगे बढ़ना चाहता है। इंडो पैसिफिक का क्षेत्र हो, डिफेंस का क्षेत्र हो, स्पेस का क्षेत्र हो, यह सब तो हो ही। एजुकेशनल सेक्टर में एक जो बड़ी बात उन्होंने कही, जो जयपुर में बच्चों से, जो स्टूडेंट्स थे उनसे बात करते हुए साफ साफ कहा था कि हम आपको अपने यहाँ आने की सुविधा प्रदान करने का सोच रहे हैं। 30,000 इंडियंस हमारे यहाँ आकर के पढ़ाई कर सकते हैं। या हमें अच्छी तरह पता है कि फ्रेंच आपके लिए कठिन होगा, क्योंकि अब जैसे कनाडा वगैरह में तो अंग्रेज़ी ही है, तो वहाँ वो समस्या नहीं थी। लेकिन फ्रांस, हालांकि फ्रेंच लैंग्वेज जो है हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी पॉपुलर बहुत दिनों से है, काफ़ी समय से है, बल्कि सालों से है। मुझे एक पीढ़ी हो गई जो लोग अगर कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीखना पसंद करते थे तो सबसे पहले उनकी प्राथमिकता फ्रांस की ओर ही जाती थी, फ्रेंच लैंग्वेज पर ही जाती थी, और अब भी है बरकरार। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कुछ चीज़ें डाइल्यूट हुई हैं तो वो उनका कहना यही था कि वो उसके लिए अलग से व्यवस्था करेंगे, फ्रेंच सिखलाने की व्यवस्था भी करेंगे। जो लोग फ्रेंच नहीं जानते हैं और वहाँ आकर के स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी और वे वहाँ रह करके वहाँ वो काम कर सकें, पढ़ सकें और कुछ समय तक वहाँ रह करके जीविका भी चला सकें। यह सब बातें उन्होंने साफ साफ ऑफर दिया। और वह कब दिया? जब कनाडा के साथ भारत की ये इधर हाल के दिनों में जिस तरह से संबंध कटु हुए हैं, और कनाडा ने हाल ही में वो खींचते हुए जो कुछ अपना बयान दिया है वहाँ पर, और भारत के स्टूडेंट्स को जो परेशानियों का सामना अब वहाँ करना पड़ेगा, तो उसका एक अलग हम लोगों के यहाँ एक परिपाटी चल गई है। बच्चों को लगता है कि बाहर ही जा कर के बहुत कुछ हो सकता है, तो यह तो हमारा अपना कॉम्प्लेक्स है, यह तो अब इसके लिए तो वो लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। इंडियंस का अपना कॉम्प्लेक्स है, इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो अभी तक हम लोग बहुत मामले में बाहर निकले भी नहीं हैं, यह बात भी सच है। लेकिन कुछ इतनी यह सच्चाई भी है कि वहाँ आसानी से अगर एडमिशन हो जाते हैं तो अपने यहाँ बड़े बड़े अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में सारे बच्चे जा भी नहीं पाते हैं। एक यह जो सच्चाई है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते हैं। इधर अभी भारत में काफ़ी कुछ करने की आवश्यकता है, हमारे देश में होना चाहिए, और उधर भी चीज़ें बढ़ रही हैं। लेकिन अभी जो हमें भारत से बाहर जा कर के पढ़ने का जो क्रेज है, उसमें जो देश अभी तक दिख रहे थे, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, अब फ्रांस भी एक ऑप्शन के रूप में लोगों को सीधे सीधे दिखे, ये इमैनुअल मैक्रोन साहब ने साफ साफ बता दिया। वो उसके ऑफ़र भी दे दिए और उसकी तैयारी भी होगी। ये एक बड़ी बात भी हुई है, यह भी हुआ है। तो यह तो हुआ, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, लेकिन इसके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे। अब आप देख लीजिए कि अभी जो हम लोगों ने क्वाड की बनाया हुआ था, अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर के जो क्वाड बनाया गया था, जिसको कि अमेरिका ने प्राथमिकता के साथ बढ़ाने की चेष्टा की थी, लेकिन अब वही अमेरिका है जो अब उससे थोड़ा विड्रॉ जैसा कर रहा है। क्योंकि अभी अगर बाइडन आए होते तो क्वाड की भी मीटिंग होती, जो कि अब तो बाइडन आए नहीं तो क्वाड की मीटिंग हुई नहीं, और क्वाड की मीटिंग हुई नहीं तो निश्चित तौर पर क्वाड ऐसे भी डाइल्यूट होता जा रहा है। अब उसमें पहले भी जो डिफेंस वाला मसला तो था नहीं, डिफेंस की जो कोऑपरेशन थे, जो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे कि वो क्वाड का जो गुट बनेगा उसमें होगा, वो तो पहले ही डाइल्यूट हो चुका था। लेकिन अब उसके आगे भी अगर पीसफुल पर्पस से भी इस ग्रुपिंग का कुछ फ़ायदा होता, तो वो भी बाइडेन का चाइना के साथ जो इंटरनल कुछ न कुछ कोई एक कोहेसन है, उसको ध्यान में रखते हुए जो उन्होंने उसे डाइल्यूट करने की कोशिश की है, और उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है, तो उसकी भरपाई फ्रांस के माध्यम से हो सकती है। ये कुछ मैसेज उन्होंने क्लियरली दिया है। मैक्रोन साहब ने साफ साफ वो मैसेजिंग दिया है। उसके ग्लोबल पॉलिटिक्स पर बड़े इम्पैक्ट पड़ेंगे आने वाले समय में, ये आप मान करके चलिए। चूँकि अमेरिका और रूस और फ्रांस, ये जो तीन, और इंग्लैंड, अगर ये 4 कंट्री हैं जिसके साथ भारत का स्पेस या डिफेंस सेक्टर में किसी भी तरह का कोलैबोरेशन होता है, तो फ्रांस को छोड़ करके बाकी सभी देश के साथ हमारे जो भी निगोशिएशंस होते हैं, उसमें बहुत सारे इफ्स और बट्स लगे होते हैं, बहुत सारे राइडर्स लगे होते हैं। फ्रांस के साथ ऐसा नहीं होता है, और फ्रांस ने अभी दिखला भी दिया। जो इंजन की टेक्नोलॉजी हमें देने वाला है, अभी वैसे जीई के साथ, अमेरिका के साथ भी हमारा
जो इंजन टेक्नोलॉजी की बातें तो चल ही रही हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारे राइडर्स अमेरिका ने पहले ही से लगा करके रखे हैं। एक तो 80% से ज़्यादा वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे नहीं, और जो करेंगे भी उसमें भी बहुत सारे वो राइडर्स उनके हैं, आ चुके हैं। लेकिन अभी यही मैक्रो साहब कह के कह रहे हैं कि उनकी जो अपनी इंजन टेक्नोलॉजी है वो भारत को जब देंगे तो किसी भी तरह का कोई राइडर वो नहीं लगाएंगे, 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, और वो भारत को अपने हिसाब से आगे भी उसके लिए बिजनेस में अगर वो किसी दूसरे कंट्री के साथ भारत जाना चाहता है तो जा सकेगा। इस बात का भारत को फ्रीडम होगा। तो ये फ्रांस ने जो भी कुछ किया है, पहले भी किया है और आज भी कर रहा है, वो मैसेज उसने साफ साफ दे दिया है। और ये मैसेज देने से एक बात तो साफ दिखता है कि चाइना को ये बात बहुत ही क्लियरली समझ में आ गई होगी कि बाइडेन के माध्यम से वो अमेरिका को थोड़ा ज़रूर रोक सकते हैं, लेकिन फ्रांस को तो नहीं रोक सकते हैं। और फ्रांस भी टेक्नोलॉजी में अमेरिका की तरह अगर नहीं तो अमेरिका से थोड़ा ही पीछे भी आप कह सकते हैं कि है, खास करके डिफेंस टेक्नोलॉजी के एरिया में। तो यह बात भी सही है। और स्पेस टेक्नोलॉजी में तो भारत अभी बहुत आगे आ चुका है। इसका फ़ायदा फ्रांस को भी होने वाला है। इसका फ़ायदा अभी अभी जापान को हुआ है। अभी जो जापान का जो स्पेस क्राफ्ट वहाँ लैंड किया है जापान में, वो मून पर, तो वो किसकी वजह से और किस कारण हो पाया? टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भारत ने उनके साथ किया है, और भारत की वजह से ही आज जापान जो टेक्नोलॉजी में इतना उन्नत माना जाता रहा था, उसका फ़ायदा जापान को मिला। उसका फ़ायदा तो अब समझिए कि अमेरिका को भी मिलेगा। जो अभी आर्टेमिस वाला जो एक समझौता हुआ है अमेरिका के साथ, उसमें फ़ायदा अमेरिका को भी होने वाला है। स्पेस टेक्नोलॉजी में तो हम इस तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारा आदित्य L1 जो अपनी कक्षा में स्थापित हो चुका है, यह अपने आप में एक नायाब चीज़ है, और इसके जो इम्पैक्ट पड़ेगा, और भारत के साथ सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप इसे किसी भी रूप में देख सकते हैं, कि भारत लोगों के साथ शेयर करने में किसी भी तरह की कोताही नहीं करता है। लेकिन जो भी विदेशी शक्तियां हैं वो तो ऐसा करती नहीं है। अभी हमने देखा है रसा के साथ हमारे इतने अच्छे संबंध हैं, लेकिन कई ऐसे एरियाज़ हैं जहां स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रसा ने भी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। वो तो है। और फ्रांस के साथ, अगर चूँकि फ्रांस के साथ हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी में पहले से भी रिलेशंस बने हुए हैं, हमने भी फ्रांस से शुरुआत के समय में काफ़ी कुछ सीखा भी है, जाना भी है, समझा भी है। लेकिन अब हम और भी आगे बढ़ रहे हैं जहां अभी वो नहीं आ पाए हैं, तो उसमें उनको भी फ़ायदा होगा। तो ये साफ हो गया। और उतना ही नहीं, अभी फ्रांस ने ये भी किया है इसमें से, इस बार जो मैक्रों साहब आए तो उन्होंने साफ कहा है कि उनके जो इंडो पैसिफिक एरियाज़ में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इनके जो अपने एरियाज़ हैं, स्पेसिफिक एरियाज़ हैं, चूँकि आपको पता ही होगा कि फ्रांस का अपने जो उनका मेट्रोपॉलिटन एरिया है, जो मुख्य फ्रांस है, जो यूरोप में आप एक नक्शे में देखते हैं कि ये एरिया फ्रांस है, तो उसके अलावा भी करीब करीब काफ़ी बड़ा एरिया, चूँकि वो भी एक कॉलोनाइज़र रहा है एक ज़माने में, इंग्लैंड की तरह वो उतना बड़ा नहीं रहा, लेकिन उसके भी काफ़ी कॉलोनीज अभी भी दुनिया के कई हिस्सों में हैं। तो उसमें उन लोगों ने भारत को कई जगह वहाँ साझेदारी करने का निमंत्रण भी दे दिया है। ये सब चीज़ें भी होंगी। तो ये बात मैसेज के तौर पर अमेरिका को भी गया, इंग्लैंड को भी गया, चाइना को भी गया, वेस्टर्न कंट्री के जो दूसरे कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारा FTA साइन हो रहा है, उन होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी तो इंग्लैंड के साथ हो रहा है, मतलब UK के साथ हो रहा है, बाद में ये कुछ और कंट्रीज़ के साथ भी होना है। फ्रांस के साथ अभी हुआ नहीं है, उनके साथ भी संभवतः होगा। तो लेकिन एक मैसेजिंग के तौर पर तो यह गया ही है कि फ्रांस चूँकि भारत के साथ है, तो बाकी लोगों को भी आने में कोई परेशानी, वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो दुनिया है, वो जो देश हैं, उन्हें भी ज़्यादा इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें भी आ जाना चाहिए। कई तरह के जो राइडर्स ये लोग लगा देते हैं कि वो जो FTA के कंटेक्स्ट में खास करके यह देखा गया है कि हमारे सामान पर वो कई तरह के राइडर्स लगा देते हैं, कई तरह के उसमें रोक लगा देते हैं, और उनके सामान हम आसानी से लें, वो ऐसा भी चाहते हैं। तो अब इन सब चीज़ों पर थोड़ी रुख में जो है नरमी आएगी, यह भी बात भी साफ मुझे दिख रहा है। तो इवेंचुअली मेरा यही कहना है कि अभी इमैनुअल मैक्रों साहब के भारत आने से
गणतंत्र दिवस पर, और जिस गर्मजोशी के साथ हम लोगों ने उनका स्वागत किया है वह काफ़ी कुछ इम्पैक्टफुल होने वाला है आने वाले समय में। तो आज की बात मेरी यहीं ख़त्म हुई। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने नहीं किया है, और शेयर भी करिए अपने लोगों के साथ, आगे बढ़ाइए। थैंक यू। जय हिंद।